चलिए, तो मोदी 3.0 का वो पल जिसका सभी को इंतजार था। सबसे पहले शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, जो कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए। और उनकी जो कैबिनेट होगी उसमें अब तक लगभग 20 लोग जो हैं वो शपथ ले चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। तमाम मेहमान भी आज हमारे साथ, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा है, इन्हीं तमाम बातचीत के लिए भी हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय कराऊंगी तमाम मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रमाकांत मिश्रा। रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मान सिंह काकरन। मान सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत रमाकांत जी आपसे करूंगी, और इसलिए मुझे लगता है आज सबसे पहले तो यही कहना चाहिए कि हाँ, एक लंबे समय के बाद काफ़ी कुछ देखा इस पूरे इलेक्शन में। हमने तमाम डिबेट्स में हम जुड़ते थे, इंतज़ार था कि इस बार देश की सरकार कैसी होगी। जनता ने जो जनादेश दिया वो एक ऐसा जनादेश दिया कि एक अच्छा सत्ता पक्ष देखेंगे तो एक अच्छा विपक्ष भी देखेंगे, और जब एक अच्छा विपक्ष भी होता है तो मुझे लगता है वो तमाम मुद्दे जो देश हित के लिए होंगे उसमें सब सलाह मशवरा के साथ आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। तो जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया, एक वाकई में एक अच्छा जनादेश हमारे और आपके सामने है। एक तरफा कुछ नहीं गया, और उस पल का इंतजार था कि आखिरकार सरकार के किसकी बनेगी। वो भी देखिए बड़े कयास आ रहे थे कि नहीं बनेगी, या नीतीश जी कुछ और कर देंगे, या चंद्रबाबू नायडू कुछ और कर देंगे। लेकिन अंततः वो दिन आज का हमारे और आपके सामने है कि एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और अब तक का, आपसे कुछ क्षण का पल मैं बताऊं, लगभग 20 मंत्री जो हैं उनकी कैबिनेट के शपथ ले चुके हैं, और लगातार ये पल जो है, ये समारोह जो है वो लगातार चल रहा है। अब रमाकांत जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नाम और जो चेहरे हैं वो बहुत ज्यादा थे, सभी का ध्यान रखा गया। किस तरह से इस कैबिनेट में अब जो बारी आएगी वो आएगी विभागों की, किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं। फिलहाल सबकी शपथ है, एक एक करके प्रोसेस आगे बढ़ता है। किस तरह से उन चुनौतियों को, इन जिम्मेदारियों को लेके ये जो सरकार है गठबंधन की, ये अब आगे बढ़ेगी। कर्म है वो हमने निभाया है, और अभी भी 2024 के अंदर में यही गठबंधन हम ऐसे ही निभाते रहेंगे, बड़े ही सकारात्मक कदम के साथ। हमने 2014 में भी एनडीए की सरकार बनाई थी, हमने 2019 में भी सरकार बनाई है, और 2024 के अंदर में भी आप देख रहे हैं क्योंकि जो कि सब कुछ सामने है। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर तीसरे टर्म के लिए ये 1962 के बाद ये ऐसा क्षण आया है जिसमें हम देखा है हमने, जो कि एक ही व्यक्ति, एक ही नेता तीसरे टर्म में आप बिल्कुल सरकार आ रही है उनके नेतृत्व में आ रही है। तो आगे बढ़ने का जो संदेश हमने 2014 में दिया था, निश्चित तौर पर आप देखेंगे क्योंकि जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो हमने देखा है देश को किस तरह से 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आए। और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। देश के साथ ग्लोबल लेवल पर, विश्व के स्तर पर किस तरह से बनी है, ये हम सबके सामने है। हमारी विदेश नीति इतनी प्रशंसनीय है जो कुछ कह नहीं सकता। निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि चाहे रूस यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था, उस समय में रशिया के साथ जो हमारा जो व्यापार चल रहा था, हमने देखा जो किस तरह से सैंक्शंस लगे हुए थे, उसके बावजूद भी हमने अपने देश के हित में हमने सारा कारोबार भी किया, और निश्चित तौर पर वो अभी तक वो आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, हमने देखा है जो किस तरह से उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक हमने जहां जब चुनाव में आए थे उस समय में भी हमने कहा था जो 2047 तक का जो विजन है, देश को कहां से कहां तक ले जाना है, किस तरह से विकसित करना है, चाहे वो हर एक योजनाओं के तहत, चाहे गरीब कल्याण को लेकर के हो, चाहे गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात हो, हर एक विषय को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा, मुझे लगता है जो कि एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने निश्चित तौर पर किसी भी नेता, किसी भी पार्टी को इसको लेना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण है, उससे पहले भी हमने कैसे देखा है जो कि नैरेटिव एक सेट करने की बात हो रही थी, जो कि नीतीश कुमार जी का क्या अलग पक्ष है, टीडीपी का अलग पक्ष है,
नायडू साहब का अलग पक्ष है, कैसे गठबंधन धर्म निभाएंगे। अरे भाई, पहले भी हमने गठबंधन धर्म निभाए हैं। वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी हमने निभाया है, और 2014 के बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि ये भाजपा की सरकार है। हमने हमेशा से ही कहा ये एनडीए की सरकार है। और 2024 के अंदर में भी ये जो आप देख रहे हैं जनादेश मिला है, ये जन आशीर्वाद मिला है, ये कहीं ना कहीं एनडीए को प्रचंड बहुमत से किया गया है इस देश को विकसित करने के लिए। ठीक है, हाँ, आंकड़े चलिए। जरूर ये है, इस चीज को मैं बिल्कुल मान रहा है, लेकिन जो प्रचंड जीत मिली है वो निश्चित तौर पर ये देश के विजन को आगे बढ़ाने की बात है, देश को विकसित करने की बात है। गरीबी रेखा से ऊपर जिस तरह से हमने 2019 के बाद 2014 से पहले जिस तरह से हमने देश देखा, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा बहुत ही बढ़ता जा रहा था। 2014 के बाद हमने इसके ऊपर में काम किया। आज 2024 के अंदर में 25 करोड़ ऐसे निम्न मध्यम वर्ग में हमने देखा है ठीक कि है गरीबी रेखा। रमाकांत जी, ठीक है, ठीक है, मैं बीच में रोकती हूँ, कई सारे मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। एचएन उपाध्याय जी, आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है, जारी है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक, मुझे लगता है उनकी शपथ हो चुकी है। तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार शपथ लेते जा रहे हैं। अब आने वाला समय जो है उसको किस तरीके से देखते हैं और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप लोगों की भी होंगी विपक्ष में होने के नाते? राखी जी, शपथ ग्रहण समारोह तो चल ही रहा है और 2 बार जिस ठसक से ये सरकार चलाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से वो ठसक कम होगी, क्योंकि जनता ने इनको अकेले बहुमत नहीं दिया है। वो स्वयं लगभग 1.5 लाख वोट से चुनाव बनारस में जीते हैं और उत्तर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े हैं सांसद ही के, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे कम वोट से चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 72 जगह इनकी सीट जो थी उसमें वोट कम हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जनता का मिजाज प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में नहीं था। ठीक है, अपने गठबंधन के सहयोगी जो खास तौर से चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी और आदरणीय नीतीश जी की पार्टी, 2 खास जो है, इन लोगों ने समर्थन दिया। आप देखिए 24 दल ऐसे हैं जिसकी 2 या 2 से कम सीट है। अभी आप देख ही रही हैं, इसमें चल रहा है, प्रफुल्ल पटेल जी ने मंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनको कैबिनेट मंत्री चाहिए था। तो एक सांसद उनके भी हैं, कई ऐसे भी देखा गया जिसमें एक सांसद वाले भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये बात अलग है कि प्रवचन रेवन्ना जो है, प्राज्वल रेवन्ना जी, जो हजारों टैक्स स्कैंडल में फंसे और विदेश भाग गए, आज तक पता नहीं चला। उनके चाचा ने भी शपथ लिया है मंत्री पद का। अब उन महिलाओं के साथ क्या होगा इसका अब कौन भरोसा देगा, क्योंकि वो खुद सरकार में शामिल हो गए हैं। वो जांच किस तरह से चलेगा। हम भाई बधाई दे रहे हैं अपने साथी रमाकांत जी को कि सरकार में आज शपथ लिए हैं। फिलहाल इस समय तो वो चला ही रहे हैं, शपथ ले ही रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सरकार कब तक चलेगी, अपना पूरा कार्यकाल करेगी। क्योंकि जो इनके गठबंधन के सहयोगी हैं ये समान विचारधारा के नहीं है। कोई किसी विचारधारा की है, कोई किसी विचारधारा की। इसका एक उदाहरण हमने आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी है वो मुस्लिम आरक्षण की बात करती है और हज हाउस को अनुदान देने की बात करते हैं, 50 साल से अधिक उम्र के मुसलमानों को पेंशन देने की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से काफी अलग है। लेकिन एचएन उपाध्याय जी, अब ये मंथन विषय तो पहले हुआ ही होगा ना कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है। विभाग तो ठीक है वो देते रहेंगे, लेकिन ये आप सोचिए कि ये तय हो जाना कि किसकी कितनी भागीदारी है, तो ये लगभग हम देख रहे हैं कि किसकी कितनी भागीदारी है, वो हमारे सामने है। वो शपथ ग्रहण से हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब बचते हैं विभाग और जिम्मेदारियां, तो वो मुझे लगता है वो भी हो ही जाना है। राखी जी, फिलहाल ये
77 में गठबंधन, 89 में गठबंधन की सरकार, 3 बार वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें गठबंधन रहे। तो बस एक बार वाजपेयी जी की सरकार जो चली वो पूरा कार्यकाल अपना कर पाई थी। इसके पहले का गठबंधन का इतिहास इनका बहुत अच्छा नहीं रहा है और इससे हमको ये उम्मीद होता है कि ये जो है गठबंधन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रचंड बहुमत पे अपनी सरकार चलाई है और प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सरकार चलाई है जो पिछला 2 कार्यकाल। तो अब की बार इनको अकेले बहुमत नहीं मिला है, सहयोगियों को सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं। जैसा कि उनका स्वभाव है, तानाशाही प्रवृत्ति है और अपनी ही बात करते हैं, चाहे जो भी काम करना पड़ेगा एकाएक 8 तारीख को आएंगे और घोषणा कर देंगे, कोई भी और सहयोगियों से न राय लेंगे न बात करेंगे, तो अब उसका तो क्या मौका प्रभाव है। पड़ेगा। अब तो मौका है ना एचएन उपाध्याय जी। जी, तो हमको पूरी उम्मीद है कि ये सरकार चल नहीं पाएगी। फिलहाल इस समय इनको बैटिंग करने का मौका मिला है, ठीक है। हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग करेंगे, संविधान सम्मत कार्य करेंगे सर तो शपथ ठीक है। ग्रहण के दिन भी कह रहे हैं कि आप लोग फील्डिंग कर रहे हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि आप फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं भाई, बैटिंग कैसे कर ले, देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक उसके है। बाद हम लोग का जब समय आएगा तो हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, अच्छा है बता दिया आपने। रमाकांत जी मुस्कुरा रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कोई भाई क्लीन बोल्ड ना हो जाए, देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बात ही उन्होंने ऐसी कर दी है छेड़ के। प्रियदर्शी रंजन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रियदर्शी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, प्रियदर्शी रंजन आवाज जी, जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, महत्वपूर्ण तो तभी हो गया था जब जनता ने अपना जनादेश दिया था और जिस तरीके के आंकड़े और नंबर सामने रखे थे, वाकई में बड़ा लग रहा था कि हाँ इस बार है जो एक तरफा नहीं गया। अब मजा आएगा और देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो मुद्दे हैं उन पर जो आने वाला समय है वो हम उस सरकार को कैसे देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण दिन आज का मुझे लगता है जो शपथ ग्रहण आखिरकार संपन्न हो रहा है, चल रहा है, और एक बार फिर से जो कहते हैं ना कि नेतृत्व जो है, वो जो चेहरा जो है प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने पिछले 2 बार को देख लीजिए, उन्होंने किस तरह से रन की तमाम चीज़ों को, 24 में किस तरह से वो लेकर जाएंगे, उनके जो कैबिनेट की पूरी टीम बन रही है उसमें किस किस तरह से लोगों को शामिल किया गया है। विभाग को अभी मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि ये बात का विषय होगा, लेकिन क्या मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि हमारी फील्डिंग चलती रहेगी और कब कौन किसको बोल्ड कर रहे हैं उनको नहीं पता, वो खुल के खुद ही कह रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन इसको अब आगे कितनी जिम्मेदारी और चुनौतियों भरा देखते हैं, और अभी तक जो चेहरे शपथ ले चुके हैं उनके बारे में भी। देखिए, इंडी गठबंधन तो कुछ भी कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में भविष्य की राजनीति को भी साध लिया है। आज जीतन राम मांझी बिहार से हम का नेतृत्व करते हैं और एक सांसद होने के बावजूद वे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ऐसे छोटे बड़े जो दल हैं उनको नरेंद्र मोदी अपने साथ साध रहे हैं। अभी इंडी गठबंधन के साथ खड़े रहने वाले पिछले कुछ दिनों तक, आज ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बयान दिया है कि वे नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। ऐसे में इंडी गठबंधन का यह बयान कि हम आज भी फील्डिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैच छूट रहा है। और आज एक महत्वपूर्ण कैच पप्पू यादव के तौर पर, जो पिछले दिनों तक कस्में वायदे खा रहे थे कि वे कांग्रेस के साथ जिएंगे, कांग्रेस के साथ मरेंगे, नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं कि सरकार के इकबाल का, नरेंद्र मोदी के जो पिछले 2 टर्म में जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाया है कि आगे भी उस तरीके से सरकार चला पाएंगे, तो ये जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, इसमें वो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी पुराने तेवर के साथ ही सरकार चलाने वाले हैं। सहयोगी उनके साथ होंगे और नरेंद्र मोदी अपने मुताबिक सरकार चलाएंगे। पिछली बार जिन मंत्रियों पर उन्होंने भरोसा जताया था, उनमें से कई महत्वपूर्ण मंत्रियों को, कई क्या कमोबेश सभी मंत्रियों को वापस मंत्रिमंडल में लाया है। धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाम, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रस्तावित हो रहा था, वे भी आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अपने पुराने मंत्रियों पर पूरा भरोसा है। उन्हीं पुराने मंत्रियों के बदौलत वे नई सरकार के इकबाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से अभी तक दिख रहा है। ठीक है, चलिए मान सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट किया है आपने? हाँ जी जी। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। मान सिंह जी, किस तरह से देखते हैं मोदी 3.0 को? बस मैं इतना कह के छोड़ दूंगी, और ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है, जितने लोगों ने शपथ ली है उसको भी लेकर। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। सबसे पहले आज क्रिकेट की मैचिंग की बात हो रही है कि किस प्रकार से हमारी बैटिंग की, पहले जो हमारे दर्शक थे, जो हमारे क्रिकेट का दिन चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, और ये राजनीतिक को बीच में मैच के लिए डाल दिया गया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो पहले का मैच था, जो 2 टर्म में मोदी जी ने किया है, वो वन टाइम एक तरफा निर्णय लेने का था, क्योंकि उनके पास जो विपक्ष की टीम थी जिसके साथ मैच खेलना था, वो सब बड़े कमजोर थे। लेकिन इंटरेस्टिंग अब होगा जब बराबर की चोट विपक्ष के पास है, उनके पास भी सदस्य काफी अधिक है, तो मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, अत्यधिक संख्या में उनको बहुमत मिला है, लेकिन गठजोड़ की संख्या के साथ उनको निर्णय लेने में काफी संघर्ष लेना पड़ेगा। रूठने और मनाने की राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि विचारधारा भिन्न भिन्न के हैं। जिस प्रकार से पहले हमारे ने बताया कि भी टीडीपी के मुस्लिम आरक्षण से संबंधित, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों विधार कहीं ना कहीं सरकार के अंदर मतभेद करेगा, और कुछ समझाना पड़ेगा और कुछ समझना पड़ेगा। तो टोटल मिला के ये रूठने और मनाने की राजनीति चलेगी। लेकिन हमारे अनुभवी है प्रधानमंत्री अमित शाह, तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। क्रिकेट का कैप्टन कैसा है, वाइस कैप्टन कैसा है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी, अपनी कमिटमेंट करेगी। कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उनको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। एक पक्षीय निर्णय नहीं चलेगा कि जो सरकार चाहती है कि वो कर लेगी। पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे पूछा जाएगा, कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, तो तब जाके उसका निर्णय लिया जाएगा। जबकि पहले था जो कर दिया, नोटबंदी करनी थी कर दी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो करना था कर दिया। लेकिन अब सबको पहले कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा, जो कि सरकार की एक मजबूरी भी होगी। इसको कैसे मैनेज करना है, वो उसके लिए प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल के चयन करता है, उन्होंने बेहतर प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सबको कोऑर्डिनेट करके कैसे चलाना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, कई सारे चेहरे ऐसे हैं आज मोदी 3.0 की इस शपथ ग्रहण समारोह में। मैं कहूंगी प्रधानमंत्री की शपथ सबसे पहले उन्होंने, उसके बाद धीरे धीरे राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम वो नाम शामिल हुए जो लगभग तय माने जा रहे थे। हम और आप भी लगातार, क्योंकि सभी चर्चाओं में जब जुड़े हैं, और कल भी मुझे बहुत अच्छे से याद है संभावित नाम भी हमने चलाए थे, लगभग ये वो चेहरे थे जो तय माने जा रहे थे। मध्य प्रदेश से भी जो नाम जाने थे, जिनके बारे में विचार हो रहा था, वो भी नाम शपथ ले चुके हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पूरी एक जो कैबिनेट सामने आएगी। किस तरह से अब इसे आने वाले समय में आप देखते हैं? देखिए राखी, क्या है कि अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, जिस तरह विस्तार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि लगातार उन चेहरों को शामिल किया गया है जो निश्चित रूप से एक अनुभवी चेहरे हैं। एक तो ये है, दूसरी बात है क्षेत्रीय दलों को साधने का प्रयास किया गया और उनमें से भी लोगों को लिया गया। तो हमें लगता है कि पूरी मंत्रिमंडल गठन के पहले एक तरह से मंथन किया गया है, और हर वर्ग के, हर पार्टी के, हर क्षेत्र को इस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, उड़ीसा में देखिए वहाँ पर इनकी जो वहाँ की सरकार, राज्य सरकार भी बनने जा रही है, और भारी जो है इनको सांसद मिले, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया इन्होंने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखिए, यहाँ भी यही स्थिति लगभग है। सीधे सीधे ये कहा जा सकता है राजस्थान में भले थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ पर भी प्रमुखता से उनको स्थान दिया गया है। इसी तरह से आप देखिए बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। हमें लगता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान या अन्य लोगों को शामिल, जेडीयू के लोगों को शामिल किया गया है, उनको देखते से लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे 5 साल की पूरी प्लानिंग के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो सरकार है, जो आज तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री जी, एक ऐतिहासिक क्षण भी है कि वो तीसरी बार नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बन रहे हैं लगातार, तो हमें लगता है कि ये पूरी तैयारी की गई है। इस बात का पूरा अनुमान है, उनका भान है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, और उन्होंने पूरा जो सिनेरियो आप देखेंगी उसी के आधार पर पूरे के पूरे गठन हो रहा है। तो हमें इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी तैयारी 5 साल की है, बीच की नहीं है।
हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसी बातें जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे मसले हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे बहुमत के साथ खुद होती तो उन मसलों को भी साध लेती। लेकिन अब इस बार पूछताछ तो करना पड़ेगा, आपस में विचार विमर्श करना पड़ेगा, और उनके साथ एक बहुत बड़ा विपक्ष है, बड़ा मजबूत विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि उस विपक्ष को इग्नोर किया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो तरीका है, और मोदी जी जिस तरह से जो महारत उनको हासिल है, खास करके लोगों को अपने साथ जोड़ने की, आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में कितने लोग भाजपा में शामिल हुए। हालांकि उसका कितना फ़ायदा हुआ ये तो कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीटें अगर घटी हैं तो उसको शामिल करने का कोई फ़ायदा हमको नहीं लगता। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। टीडीपी को देखिए, उन्होंने अच्छा जो है वो दिया है, प्रतिसाद दिया है। इसके अलावा एचडी कुमार स्वामी को, जिस पर आप अभी चर्चा हो रही थी, रमन्ना के मामले के बाद भी उनको जो मंत्री पद दिया गया, तो उनको आज भी जो है कर्नाटक में अपनी ज़मीन को जो कुछ भी अभी खो दिए हैं, हालांकि काफ़ी कुछ उनके फेवर में है, उसको भी पाने का प्रयास किया गया है। उड़ीसा तो आप देखिए एक तरफा है। इसके अलावा भी अन्य अभी पूरी सूची जब आ जाएगी तो हम लोग उसको बैठ के चर्चा भी करेंगे कि किस क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन फिलहाल राखी जी ये मान के चलिए, ये जो मंत्रिमंडल है बड़ा मजबूत दिखता है, बड़ा अनुभवी मंत्रिमंडल दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन लोगों को भी शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर सोनोवाल हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको कि शामिल करके बताने का प्रयास किया जा रहा है देश को कि ये जो है एक मजबूत मंत्रिमंडल है। दूसरी बात है कि अच्छा काम हो, सरकार को बधाई, और निश्चित रूप से देश की जनता ये चाहेगी कि आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मर के रूप में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आएँ और पूरे देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। बिल्कुल। अच्छा रमाकांत जी, वैसे तो अभी ये पूछना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, पर फिर भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो पिछली कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे थे। मैं अमित शाह की बात करूं, निर्मला सीतारमण की बात करूं, राजनाथ सिंह की बात करूं, क्या लगता है कि फिलहाल और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, या जो विभाग थे उनको यथावत उनको ही दिया जाएगा? क्योंकि ये भी देखिए एक आकलन का विषय होता है कि अब जो और लोग आए हैं, एक टीम होके जो दल से आए हैं, उनको भी देखना होगा कि आप किस जिम्मेदारी में किसको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें आएंगी उसको कैसे इंप्लीमेंट करने का ये एक टास्क होगा अपने आप में? इसके बाद आपने देखा होगा जो कि जो सीसीएस के अंदर में जो भी विभाग होता है, जो मंत्रालय होता है, वो सीसीएस जो है सो हमारे ही पास केवल भाजपा के पास ही रहेंगे, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके अलावा सीसीएस के अलावा जो भी मंत्रालय होगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का, और मुझे लगता है जो कि हालांकि जितने भी चेहरे हैं इसमें मंत्रिमंडल के अंदर में जो भी आज जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, वो सारे चेहरे अनुभवी हैं और एक पोर्टफोलियो संभालने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये काम है, उनका ही ये पूरा सिस्टम के अंदर में वो कैसे किसको कहाँ देते हैं, कौन सा विभाग देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी चीज होती है जो प्रधानमंत्री जी के ही हाथ में छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर है। निश्चित तौर पर आपने हमें जरूर पूछा है, तो इसके लिए मैं उसका सम्मान भी करता हूँ उस प्रश्न का। लेकिन राखी जी, एक जिज्ञासा मुझे कांग्रेस प्रवक्ता से अभी हो रही है, क्योंकि जो आया है, ये जो आंकड़े आए हैं, तो क्या मैं कांग्रेस प्रवक्ता से मैं एक चीज मात्र पूछना चाहता हूं, क्या भाई अभी भी ईवीएम जिंदा है या नहीं जिंदा है? हालांकि आज तो मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूं, इस भावना में नहीं हूं कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करूं, क्योंकि आज एक सुखद पल है, और ये 1962 के बाद ऐसा क्षण आया है जहां पर हम देख रहे हैं जो कि तीसरे चरण में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो सरकार का गठन हो रहा है, ये नेहरू जी के बराबरी का ये बिल्कुल क्षण है। तो मुझे लगता है जो कि एक अलग ही सिनेरियो है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज पूछना जरूर इनसे चाहता हूं, जो कि ये जो ईवीएम है, जो बार बार कहते थे ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की गड़बड़ी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले चले गए थे, उसके बावजूद भी तो क्या अब ईवीएम सही है? ये भी एक चीज है। दूसरी बात, ये बार बार कहते थे लोकतंत्र जीवित है या नहीं जीवित है। तो अगर आज उनको अगर आंकड़े अगर बेहतर आए हैं पिछले 2019 की अपेक्षा, तो क्या लोकतंत्र जीवित है या नहीं जीवित है? अब संविधान खतरे में तो नहीं है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मैंने कल स्पेशली विशेष रूप से मैंने कल इसका मैं एक बार देख रहा था मैं, तो उसमें अखिलेश यादव जी भी और तेजस्वी यादव जी भी, राहुल गांधी जी भी, भाई ये खटाखट का जो मामला था,
अब क्या उसके लिए जो महिलाएं या जो हमारी माता बहनें पहुंच रही है वो पेपर लेकर के, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जिज्ञासा है जो कि अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा। प्लीज राखी जी, जरूर आप, मेरी तरफ से ये प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। एचएन उपाध्याय जी, एक बात अभी यहाँ पर रमाकांत मिश्रा जी ने कई सवाल उठाए थे, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा जवाब नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया आनी है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण एक बात भी उसके साथ जानना चाहूंगी कि आगे की जो चुनौतियां हैं, जिन चीजों को लेके बात हो रही है, जिस मंत्रिमंडल को लेके बात हो रही है, और आपने भी कहा था कि हमारी जो फील्डिंग है वो जारी रहेगी। मुझे लगता है ठीक है, करिएगा, वो व्यक्तिगत एक बात हो सकती है कांग्रेस की, आपकी, लेकिन मुझे लगता है अब हमें यह देखना है कि आपको यदि किसी को हराना भी है तो आप उन मुद्दों पे आके बात कीजिएगा, जो कमिटमेंट थे, जो प्रोमिसेस थे, जो चुनौतियां थी, उसमें यदि कोई कम आका जा रहा है तो वहां मुझे लगता है मजबूती के साथ बात रखना ठीक होगा, बशर्ते कि हम थोड़ा सा तोड़फोड़ या इधर उधर की कोई चीजों पे जाएं। अब क्योंकि अब शपथ ग्रहण हो चुका है, अब वो अभी हम एकदम से कह लें कि तो 3-4 दिन में कुछ हो जाएगा, तो ये फिलहाल तो संभव नहीं है। कुछ नहीं हो पाया जाएगा, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का जैसा स्वभाव है, इसके लिए आप अनिवार्य रूप से कह नहीं सकती है निश्चित रूप से कि 3-4 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। वो तो 1 घंटे 2 घंटे में फ्लाइट पकड़िए, फ्लाइट से उतरिए नहीं, तब से वो पलट जाते हैं या इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक, जहाँ तक रमाकांत जी ने कहा था कि ये नेहरू जी के बराबरी कर लिए, ठीक है, नेहरू जी का भूत अभी भी नहीं उतरा, लेकिन ये बात भूल गए कि नेहरू जी 3 बार सरकार बनाई, तीनों बार कांग्रेस पार्टी की, एक पार्टी की बहुमत की सरकार थी। मोदी जी नेहरू जी की बराबरी करने में ही तो परेशान है, इनकी नेहरू जी की बराबरी करने की इच्छा ने ही तो सरकार बनाई। नहीं, गठबंधन की सरकार इनके स्वभाव के विपरीत है, इनके बस का नहीं है, ये देखिएगा, चलेगा नहीं। बस नेहरू जी की बराबरी करना इनका इच्छा था, इतिहास में हम नेहरू जी के बराबर हो जाए, ये भूल जा रहे हैं कि नेहरू जी बहुमत की सरकार बनाए थे, नेहरू जी सबको लेकर चलने वाले थे। अभी रमाकांत जी ने ही कहा कि ये विवाद हमारे पास रहेगा, यह भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो क्या ये गठबंधन की भाषा है? ये पहले से निश्चित कर लिए कि ये विवाद हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। अरे भाई, गठबंधन में बातचीत से निर्धारित होता है कि कौन कौन विवाद, हालांकि ठीक है, ये प्रधानमंत्री का एकाधिकार है, फिर भी ये कह देना कि ये विवाद हम नहीं देंगे, तो ऐसे गठबंधन नहीं चलेगी। ये पहले ही परिलक्षित हो गया कि ये लोग गठबंधन के साथियों को महत्व नहीं देंगे। उसी बीच में गठबंधन के साथी, भाई एक ही की तो बात है, एक कोई, चाहे नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, अधिक से अधिक 2 लोग जहाँ बाहर हुए, कहाँ सरकार की गई। हमको बहुत जो लोगों की जरूरत तो है नहीं, 2 लोग नाराज हुए, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। और जहाँ तक उनका कुमार स्वामी जी की बात है, प्रज्वल रेवन्ना जी पर अगर कोई कार्रवाई होती है, वो निकल कर बाहर हो जाएंगे 3 लोगों को, सांसदों को लेकर। आज प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी की नाराजगी ही है। एक भाई साहब जो कह रहे थे पप्पू यादव जी, आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का हम साथ देंगे। उन्होंने कहा अच्छे कामों पर प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, और ये तो हम भी कहते हैं कि जो सही मुद्दों पर मुद्दों पर जो सही मुद्दे की बात होगी, हम उसका समर्थन करेंगे। युवाओं की बात होगी, बेरोजगारों की बात होगी, जो महंगाई कम करने की बात होगी, किसानों के हित की बात होगी, हम समर्थन करेंगे। हम चाहेंगे कि इन सब समस्याओं का समाधान हो। पप्पू यादव जी कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री से मिलजुल कर बात करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और जहाँ सही मुद्दे की बात होगी मैं वहाँ समर्थन करूंगा। पप्पू यादव जी तो कांग्रेस पार्टी का आकर प्रचार प्रसार किए भाई, वो तो हमारी सदस्यता भी ले लिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में ठीक है, वहाँ उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए, लेकिन वो कांग्रेसी मानसिकता रखते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी सदस्यता भी ले लिए थे। लेकिन उन्होंने अभी तो कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा, अब ये कह रहे भाजपा करेंगे। प्रधानमंत्री की कई मुद्दों पर समर्थन करने की बात कही। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शपथ ग्रहण वाले दिन भी इसी पॉलिटिक्स और इसी राजनीति से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले समय में कैसे रन होंगी चीजें, उस पर नहीं आ रहे। अभी भी वही आरोप, वही छीटाकशी, पता नहीं क्यों, कम से कम आज के दिन तो नहीं। खैर ठीक है, बोलिए रमाकांत जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। कहा ना कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के हट गए। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो उपाध्याय जी, एक जरूरी है ना। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। कोई नेहरू जी की बराबरी करेगा तो उसका भी जवाब देना जरूरी है। ठीक है, चैन उपाध्याय जी 1 मिनट, कुछ कह रहे हैं रमाकांत जी, थोड़ा जल्दी से। हाँ बिल्कुल, रफी जी देखिए, मैंने कहा कि नेहरू जी की बराबरी, अरे भाई 1962 तक
कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था भाई। आपने कहा ना पूर्ण बहुमत की सरकार, उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। अरे भाई कांग्रेस का विकल्प नहीं था उस समय में। अगर उस समय में भी विकल्प था, विकल्प होता, बहुत विकल्प था। अरे सुन लीजिए भाई, अरे बीच में टपर मत करिए। मैं कह रहा हूँ चुनाव में हमारे आपके पास विकल्प नहीं था। आज अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। अरे वो हरा दिए तो अयोध्या वासी वही गाली दे रहे हैं भाई। आप लोग कौन गाली दे रहे हैं? जय श्री राम से जय जगन्नाथ पर आ गए। आप तो बहुत जल्दी सबको छोड़ देते हैं। जैसे भगवान को, ठीक है भगवान एक ही है, जिस तरह से भगवान को छोड़ देते हैं उसी तरह गठबंधन को भी आप लोग आप लोगों को देश की जनता कभी भी शासन अब हाथ में नहीं देगी, ये आप समझ करके चलिए। आप 3 टर्म तीसरे टर्म में मिल जाएगा, नहीं देगी। कैसे नहीं? तभी ये सही है। 404 का नारा लगाए थे, 300 भी नहीं होता है, 240 पर आकर अटक गए। दो लोगों के सहयोग से जो 8 दो लोग बने हैं जिनकी विचारधारा एकदम अलग है, उनसे आप जो है ये कह रहे हैं कि जनता नहीं देगी। वो लोग दोनों लोग हट जाए तो आपसे सत्ता चली जाएगी। आप चाहे 38 लोग हैं, उपाध्याय जी प्लीज बोलने दीजिए। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी हेल्दी चर्चा चल रही है, क्यों उसको ऐसे झगड़े में खराब करें हम, प्लीज। नहीं करेंगे, रमाकांत जी बोले। अरे सुन लीजिए भाई, मैं राशि जी मात्र इतना कहना चाहता हूँ जो कि जो कह रहे हैं नेहरू जी ने चलाई, ठीक बात है चलाई, लेकिन कांग्रेस का उस समय में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। नहीं अगर विकल्प होता तो नेहरू जी ने जिस तरह से साइकिल का मामला हो या यूएनएससी में सदस्यता की बात हो, उस समय में जिस तरह से हिंदी की भाई करके और जिस तरह से इन्होंने भारत के बहुत ऐसे बड़े से टुकड़े को चीन के हवाले कर दिया, उसी समय में यूएनएससी की जो सदस्यता थी। अब देखिए राखी जी, हम जवाब बोलेंगे, हमको मौका दीजिएगा। ये छोटी बात नहीं है, पीछे जा रही है तो हमको जवाब देने का मौका दीजिएगा। कांग्रेस देखिए मुझे समझ में नहीं आता क्यों कंपैरिजन हम जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं, क्यों हम इतने पीछे जा रहे हैं। हम आज की जो कैबिनेट हो रही है, आज एक बार तीसरी बार जो हैट्रिक लगी है, उन जिम्मेदारियों को कैसे लेके जाना है, क्यों बार बार किसी को कहीं कंपेयर करके बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई जिक्र का आज कोई टॉपिक ही नहीं था ना, क्यों हम बार बार उसी डेप्थ में जा रहे हैं। आप बोलेंगे वो जवाब देंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उन चीजों को छोड़ के आज की जो चुनौतियां, आज का जो मंत्रिमंडल, आज का जो शपथ ग्रहण है, आगे की जो चुनौतियां हैं जिससे निकलना है, हम उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? आगे चुनौती तो यही है कि इनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। लीजिए, अब आप अड़ गए हैं कि उनकी सरकार पे फील्डिंग है, आप गिरा के मानेंगे। वो कह रहे हैं हम जिम्मेदारी से बहुत अच्छा चलाएंगे, तो ठीक है चलिए। अब आप लोग प्लीज रुक जाइए क्योंकि समय की सीमा है। तीन मेहमान मेरे और हैं, उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, ठीक है। प्रियदर्शी रंजन जी, आने वाला समय, क्योंकि संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से, किस तरह से देख रहे हैं राजनीति का, इस सरकार का, और देश के जो मुद्दे डिसाइड होके आए थे बड़े बड़े संकल्प पत्र और न्याय पत्र के साथ, उनका आगे क्या? देखिए, संकल्प पत्र और न्याय पत्र की जहां तक बात है तो न्याय पत्र तो जारी होने से रहा, लागू होने से रहा, क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार ही नहीं बनी। संकल्प पत्र लागू होगा ऐसा भरोसा जता रहे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा भी है कि पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी, वे पूरे विश्वास में दिख रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, कई ऐसे चेहरों पर उन्होंने दाव लगाया है जो भले ही राजनीतिक तौर पर उनका अनुभव या वही राजनीतिक तौर पर उतने पकड़ वाले नहीं माने जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने में वे उस्ताद हैं। कई पूर्व आईएएस अधिकारी लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, खास करके जयशंकर या उड़ीसा के जो नाम मैं भूल रहा हूँ, पूर्व जो आईएएस अधिकारी हैं, वैसे कई नाम हैं जो इस सरकार में शामिल होकर के इस सरकार को और मजबूत बना रहे हैं। मोदी जो कह रहे हैं वैसा ही मंत्रिमंडल बनता हुआ दिख रहा है, और वो बता रहे हैं इस मंत्रिमंडल के माध्यम से कि वे 5 सालों के लिए सरकार का गठन कर रहे हैं, न कि 6 महीने, 3 महीने, 3 साल या 2.5 साल के लिए। ऐसा वे बता रहे हैं, वे जता रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन से। ठीक है, चलिए मान सिंह जी,
एक बात यहाँ बस छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि विपक्ष जो है कई सारे मुद्दों को लेके था, ठीक है वो उसको एप्लीकेबल नहीं करा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बात को तो रख ही सकते हैं ना, क्योंकि बात तो देश हित की हो रही है। विपक्ष का भी सुझाव ऐसा नहीं है कि माना नहीं जाएगा, सर्वोपरि होगा। जी जी जी, ऐसा है, जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों टीम को मौका दिया जाता है खेलने का। जो दर्शक होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं। आज क्रिकेट की पारी, मोदी सरकार की क्रिकेट की पारी का चयन हो रहा है कि कौन कौन से खिलाड़ी इस मैच को खेलेंगे, और दर्शक और विपक्ष इस बात को बड़ी बारीकी से देखते रहेंगे कि उनकी कमियों को किस प्रकार से निकाला जाए। और ये सच भी बात है, और यदि उसकी कमियों को निकाल लेंगे तभी सतर्क होकर सरकार अपना कार्य करेगी। विपक्ष और पक्ष एक बात ध्यान रखे, हम यदि चुनाव में अपनी सीट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो लोक लुभावने मुद्दे तो लोकपत्र में ले आते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम 1 लाख रुपए दे देंगे, हम 8500 रुपए दे देंगे, या हम ऐसा कुछ कर देंगे जो सरकार ने भी दिए थे, लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, समझ है, पहले और अब में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया आ चुका है। अब यदि हम जो भी अपने लोगों को प्रलोभन दिया है कि भी हम ऐसा ऐसा करेंगे, यदि वो पूरा नहीं कर पाते तो सरकार कभी भी बदली जा सकती है। यही कारण है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सरकार का यदि कोई कार्य नहीं हुआ तो संख्या उनकी घट गई है। अब सरकार की सफलता का एक मैं विशेष बात बताऊंगा कि नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि मैं अंबाला से बोल रहा हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जिससे कि सरकार को संख्या में कमी आई है। इसलिए एक पुल के तौर पे पंजाब से एक मंत्री बनाया गया, रवनीत बिट्टू, जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा पद अधिकारी था, उसको बीजेपी में शामिल किया गया। ठीक है, और वो पंजाब से हार भी गया, लेकिन चलिए मान सिंह जी, मैं आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी, प्लीज आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए राखी जी, सरकार के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम मंत्रिमंडल का गठन हो गया और सारी चीजें एक तरह से हो जाएंगी। ये देखिए, पिछले 10 सालों में जिस एजेंडा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, उसमें कहाँ, अभी आप बताइए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, इसके अलावा अभी तो खैर अभी ये गठबंधन की सरकार है, 2047 तक का एक मॉडल है, वो भी देखना होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, जिन मुद्दों पर इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, वो महंगाई, बेरोजगारी और अभी कह रहे थे लोकतंत्र। तो देखिए, लोकतंत्र तो बच गया क्योंकि जनता ने बचा दिया। लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए न सत्ता पक्ष को उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, न विपक्ष को। जनता खुद तय कर लेती है। और हमें लगता है राखी जी कि ये जो सरकार है, आज जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन है, निश्चित रूप से अनुभवी प्रधानमंत्री जी हैं, तीसरी टर्म में हैं, तो सरकार चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि बीच में अगर कोई टकराव होता है तो देखिए, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, मोदी 3.0 लगातार ये एक मंत्री पद की शपथ तमाम जो दिग्गज हैं वो ले रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से वो चेहरा नरेंद्र मोदी का सामने आ चुका है। अब ये चुनौतियों से कैसे निकलना है, वो विभाग जो बंटवारे होंगे, वो कैसे जिम्मेदारियों को के साथ बांटे जाएंगे और कैसे ये सरकार आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली बात होंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।